दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। गौरेला पिंडा, मरवाही और मुंगेली जिले में बीते दिन झमाझम बारिश देखने को मिली, जहां तेज हवाओं के साथ कई पेड़ गिरने की वजह से पूरी तरह बिजली सप्लाई ठप रही, जहां 120 गांवों में भी ब्लैकआउट की स्थितियां निर्मित हो गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। गौरेला पिंडा, मरवाही और मुंगेली जिले में बीती शाम को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंगेली इलाके में पेड़ गिरने की वजह से बिजली सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई, जिससे 120 गांवों में अंधेरा छा गया। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, वहीं फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार है। वहीं मंगलवार को 10 जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रायपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीते दिन भी कुछ इसी प्रकार के मौसम देखने को मिले। मंगलवार को सरगुजा में बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं बिलासपुर में दिन का पारा सामान्य से कम रहा। पेंड्रा में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं राजनांदगांव में औसत से 5 डिग्री तापमान बना हुआ है। महतारी वंदन योजना का पैसा जो आज आने वाला था, एक बार फिर से आज नहीं आएगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री से समय लेकर के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने इसको महिलाओं के साथ धोखा करार दिया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान आज आने वाला था। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। उनकी तरफ से समय मिलने पर कंफर्मेशन पर नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसे महतारियों के साथ धोखा करार दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा आचार संहिता से पहले रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सभा आयोजित करने की तैयारी में है। इसके लिए महिलाओं को पैसे मिलने में अभी समय लग सकता है। इसके लिए पहले भी 8 मार्च की तारीख तय की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को वर्चुअली जुड़ना था, लेकिन फिर 7 मार्च का समय दिया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि शायद सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। कर्मचारियों और अधिकारियों एवं पेंशनरों ने 4% डीए सहित अन्य मांगों को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन किया। रायपुर के शहर सुभाष स्टेडियम के पास कर्मचारियों और अधिकारियों ने साथ ही पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां बुधवार को प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांगों के लिए मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों का अनेकों बार ध्यानाकर्षण की बात कही। प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट चौक कर्मचारी संघ पहुंचे, जहां उनकी मांगे थी कि राज्य सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता देय तिथि 1 जुलाई 2023 से प्रदान किया जाए। साथ ही जनवरी 2018 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते का लंबित एरियर्स का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। के साथ ही उन्होंने 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का शीघ्र भुगतान करे जाने की मांग करी। पूरे प्रदेश में समस्त विभागों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यापक रूप से कमी को देखते हुए राज्य में संविदा अधिकारियों की उम्र 70 वर्ष, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा विभाग में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने को लेकर के अपनी तमाम मांगों को लेकर के ध्यानाकर्षण करने की बात कही। गर्मी शुरू होते ही आसमान पर सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंचने वाली हैं और बोहार भाजी 200 रुपये किलो बिक रहा है। दरअसल गर्मी सीजन शुरू हो चुका है और अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इधर मौसमी फलों सहित फसलों की बात करें तो यहाँ सब्जियों की आवक शहर में शुरू हो गई है। सबसे अगर महंगी सब्जी के रूप में बात करें तो इस समय मौसमी बोहार भाजी बिक रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये किलो है। इधर गर्मी का साथ ही नींबू किचन का भी रेट बढ़ चुका है। उच्च क्वालिटी की एक नींबू 7 रुपये प्रति नग पर रही है। वहीं नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। बढ़ती गर्मी में नींबू पानी का सेवन करने से शरीर का तापमान भी नियंत्रित होता है। वहीं अगर मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो यहाँ मार्केट में पर्याप्त मात्रा में नींबू नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तरबूज, ककड़ी की आवक भी अब बाजार में शुरू हो गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग खर्च में भी बढ़ोतरी होने की वजह से अब जो खेप पहुँच रही है उनमें ऑलरेडी 400 से लेकर 450 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से वृद्धि यहाँ पर दर्ज हो रही है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए की आदान सहायता राशि मिलने वाली है। साय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कई अहम निर्णय ले लिए गए हैं।
साय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जहां खरीफ सीजन 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काश्त में लागत में कमी करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया जा रहा है। विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए MOU को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधित प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदान करी जाएगी और तदनुसार आनुषंगिक कार्यवाही करने को लेकर भी विभाग को अधिकृत कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों यानी मीसाबंदियों की सम्मान राशि निधि को एक बार फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को लोकसभा चुनाव से पहले घर देने की पहल की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राज्य में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों के मकान के निर्माण कार्य में तेजी लाने की सूचना निर्देश दे दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में प्रदेश में 16 लाख गरीब आवास इसीलिए वंचित हो गए थे क्योंकि राज्यांश की राशि नहीं मिल पाई थी। आवास नहीं दे पाने की वजह से व्यथित होकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री TS सिंहदेव ने भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अपना त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही थी। वहीं अगर बात करें तो पहली कैबिनेट में यहाँ पर फैसला लिया गया था। वहीं अगर 18 लाख के आवास की बात करें तो अभी केंद्र से छत्तीसगढ़ को 15 लाख परिवारों के लिए आवास की राशि चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये 18 लाख आवास का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी दिक्कत होती नजर नहीं आ रही है। रिशु हत्याकांड को लेकर खबर है, जहां आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सूरजपुर में पिता ने कहा था कि मकान टूटेंगे तभी अंतिम संस्कार करेंगे। बच्चे को अगवा करके इनका हत्या किया गया था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 10 साल के बच्चे रिशु कश्यप के हत्या के आरोपियों के घरों पर बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही की, जहां 2 आरोपियों और 3 मकानों को तोड़ा गया। होटल कारोबारी पिता ने आरोपियों के मकान नहीं तोड़ने पर रिशु का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन की टीम कब्जा हटाने के लिए सुबह ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। इस बीच अफसरों को कॉल पर आने पर बुलडोजर को वापस भेज दिया गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में मजदूरों को बुलाकर पहले आरोपी शिवम सोनी के पिता कमलेश सोनी और उसके चाचा का घर तोड़ा गया। फिर टीम ने दूसरे आरोपी विशाल ताम्रकार के घर पहुंची और उसे भी तोड़ दिया गया। कार्यवाही से पहले नगर पंचायत के सहयोग से दोनों आरोपियों के घरों से सामान बाहर निकलवाया गया और इससे पहले प्रशासन ने 6 घरों का कब्जा हटाने का नोटिस दिया था, जिनमें से 2 ने कमिश्नर कार्यालय से स्टे ले लिया था। चेट्री चंद्र महोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो चुका है। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज को जमीन देने पर जल्दी एक बड़ी घोषणा कर दी जाएगी। रायपुर में चेट्री चंद्र महोत्सव समिति और सिंधी समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल का स्वागत किया और इस दौरान CM साय ने चेट्री चंद्र महोत्सव पर 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषणा करने की घोषणा की। इस पर समाज ने चेट्री चंद्र महोत्सव मनाने 10 एकड़ की जमीन डिमांड की है। इस दौरान CM विष्णुदेव साय ने कहा कि सिंधी समाज ने विभाजन का दंश सहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का उल्लेख न करना धृष्टता होगी। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि समाज को जमीन देने पर विचार जल्द करके घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान चेंबर अध्यक्ष अमर पासवानी, साथ ही पूर्व विधायक सुंदरानी, वरिष्ठ आसूदाराम वाधवानी, इसके अलावा वयोवृद्ध मनमूल वरिष्ठ डॉक्टर भीमन बजाज भी मौजूद रहे। महामंत्री रामू रोहरा भी, साथ ही अमित चिमनानी ने संयुक्त रूप से सभा को संबोधित भी किया। 21 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दुर्ग में गैस पाइपलाइन के लिए जबरदस्ती जमीन खोदने का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग जिला मुख्यालय में 21 गांवों के किसान धरने पर बैठ गए हैं, जहां उनका आरोप है कि गेल इंडिया कंपनी बिना उचित मुआवजा और अनुमति के जबरदस्ती उनके खेतों को खोद रही है। किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि दुर्ग जिले के कई गाँव में गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन गुजर रही है। कंपनी ने पहले तो
किसानों से कहा कि वे लोग खेत में बस 4 फीट का जगह लेंगे, लेकिन अब कंपनी किसानों की फसलों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके खेतों को खोद रही है। इस बात से नाराज होकर जिले के 21 गांव के 1000 से अधिक किसान जिला मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इन्होंने कलेक्टर दुर्ग को इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ में अब एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन किया जा रहा है। साय कैबिनेट का फैसला हुआ है, जहां संविदा कर्मचारियों को 30 दिन का अवकाश अब मिल सकता है। मीसाबंदियों को पेंशन को लेकर भी खबर है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक बीते दिन संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत किसानों को 19,257 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। वहीं मीसाबंदियों और उनके आश्रितों को सम्मान राशि निधि और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। साय कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अब 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होने वाली है। राजीव नगर आवास योजना के नाम को एक बार फिर से बदलकर अटल विहार योजना शुरू करने का निर्णय हुआ है, जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया था। वहीं तीसरी घोषणा में अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यालय में अग्रेसित आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे और जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन संभागायुक्त कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने चौथी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया। ग्रेड आधारित निरंकन मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति होगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग करने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना लागू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला केस सीबीआई को सौंपने की तैयारी अब हो रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सिलेक्शन लिस्ट में भाई भतीजावाद को लेकर आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुए भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई सौंपने की तैयारी है। भाजपा ने इसे विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021-22 की सिलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी रही। परीक्षा में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शंस के आरोप हैं। इसे लेकर एसीबी और बालोद के अर्जुंदा थाने में एफआईआर दर्ज भी हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट बस्तर के लोगों को 4 से 6 घंटे में दिल्ली पहुंचाने वाली है। बेंगलोर भी जा सकते हैं। दरअसल इंडिगो 31 मार्च से शहर से अपनी नियमित सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। इस सेवा की शुरुआत के साथ ही बस्तर के लोग 4 से 6 घंटे में दिल्ली, बेंगलोर और गोवा जैसे शहरों में पहुंच सकते हैं। दरअसल यहां से जो फ्लाइट शाम के वक्त हैदराबाद जाएगी, उसे रात 8 से 9 बजे के बीच दिल्ली, बेंगलोर और गोवा के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिल सकती है। यानी हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से 2 से 3 घंटे इंतजार करने पर नए शहर की फ्लाइट मिल पाएगी। इंडिगो ने जगदलपुर से अपनी सेवा की शुरुआत करते हुए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा है कि यहाँ के यात्रियों को अलग अलग शहरों के लिए हैदराबाद और रायपुर से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल पाए। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से देश भर के लिए उड़ानें संचालित की जाती है। ऐसे में बस्तर के लोगों को हैदराबाद पहुँचने पर देश के किसी भी कोने में जाने के लिए फ्लाइट मिल सकती है। इसके अलावा सुबह के वक्त जो फ्लाइट रायपुर जाएगी, उसे दोपहर में दिल्ली के लिए वहाँ से उड़ान मिल सकती है। इसी तरह एक ही दिन में जगदलपुर से दिल्ली के लिए 2 कनेक्टिंग फ्लाइट उपलब्ध हो पाएगी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईडी में पुणे का छापा पड़ा है, जहां पर 5 हिरासत में लिए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है, जहां लोटस 365 से तक जो है कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। आरोपियों को लेकर के अब टीम रायपुर पहुंच रही है। महादेव सट्टा ऐप केस में रायपुर ईडी की टीम ने पुणे में कागजत छापा मारा है, जहां पर दौरान लोटस 365 ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें टीम रायपुर लेकर आ रही है। महादेव सट्टा ऐप में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और लेन देन के आरोप में कोलकाता से सूरज चौखानी को गिरफ्तार किया था। वहीं ऐप के मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा की भोपाल से गिरफ्तारी हुई थी। तलरेजा पर महादेव ऐप से जुड़े लोटस 365 सट्टा ऐप के मुख्य संचालनकर्ता होने का भी आरोप है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में सोमवार को ईडी ने गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश
किया था। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दोनों से पूछताछ पर लगे हुए हैं। दोनों आरोपियों को 11 मार्च को एक बार फिर से स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम जल्द ही सत्ता ऐप से जुड़े अन्य लोगों पर शिकंजा कस सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की अगवा करके हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से वार करके इसको मार डाला, जेसीबी में भी आग लगा दी और 5 दिन में लगातार ये दूसरी वारदात है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बुधवार को एक बार फिर से भाजपा नेता की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग को अगवा कर लिया है। इसके बाद कुल्हाड़ी से वार करके उनकी जान ले ली है। मामला जंगला थाना क्षेत्र के कोट्टा मेट्टा का है। इसके साथ ही नक्सलियों ने हत्या के बाद लाश को भूरी पानी और कोंप मेट्टा के बीच फेंका और वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सली लगातार प्रदेश में भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। बीजापुर में भाजपा नेता की हत्या के 5 दिन में ये लगातार दूसरी वारदात है। शनिवार को नक्सलियों ने जनपद सदस्य और सहकारिता प्रकोष्ठ समिति के संयोजक तिरुपति कटला पर धारदार हथियार से हमला कर इसकी भी मृत्यु कर दी थी। राज्यपाल से एनएसयूआई के नेता मिलने पहुंचे, जहां जगदलपुर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में सिटी बस, लाइब्रेरी और वाईफाई की नई सुविधा को लेकर के मांग की गई। 13 सूत्री मांगों को इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। रायपुर में एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता बुधवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालयों के समस्याओं की शिकायत की। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर शिकायती पत्र इनको सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन ने बताया कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षार्थियों से शारीरिक शिक्षा और पुस्तकालय के नाम पर शुल्क लेना उचित नहीं है, क्योंकि प्राइवेट छात्रों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महाविद्यालय प्राइवेट छात्रों से जनभागीदारी शुल्क वसूलते हैं। यह अनुचित है, क्योंकि यह महाविद्यालय में प्राइवेट विद्यार्थियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। परीक्षा में बैठने के समय वे फॉरवर्डिंग शुल्क भी दे देते हैं।